18 साल की उम्र में मुझे एक अजीब सी बीमारी हो गई थी। एक बूढ़े साधु ने मेरा इलाज किया और मैं ठीक हो गई। दादी ने उसे पैसे देने चाहे लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। वह मेरी तरफ उंगली उठाकर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये लड़की मुझे एक बच्चा दे दे। दादी घबरा गई और बोली, एहसान करने वाले इसका क्या मतलब है? क्या तुम मेरी पोती से शादी करना चाहते हो? साधु बोला, शादी मायने नहीं रखती, बस ये लड़की मुझे इस दुनिया में एक बच्चा दे दे, वही तुम्हारा धन्यवाद होगा। दादी गुस्से से चिल्लाई, तू बूढ़ा होकर जवान लड़की पर नजर रखता है? तू तो मुझसे भी ज्यादा उम्र का लगता है और मेरी प्यारी पोती से शादी करना चाहता है? तुझे शर्म नहीं आती? साधु ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने इसे ठीक किया है, इसका बदला तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। ये बूढ़ा साधु जितना अजीब था उतना ही खतरनाक और निर्दयी भी। इसी बीच बाहर कदमों की आवाज आई। गांव के कुछ लोग भेड़ियों का शिकार करके लौट रहे थे। दादी को हिम्मत आ गई, उन्होंने झाड़ू उठाई और उस साधु को बाहर खदेड़ दिया। भाग यहाँ से बेहया इंसान, अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। जाते जाते साधु बोला, एक दिन तुम लोग पछताओगे, और गुस्से में वहाँ से चला गया। उसी वक्त मेरे पिता कंधे पर बंदूक टांग कर घर आए। आंगन में कदम रखते ही उन्होंने नाक सिकोड़ी और बोले, अभी यहाँ कौन आया था? दादी बोली, एक अजीब सा साधु आया था, पहनावा भी अजीब और स्वभाव भी, लेकिन उसकी जड़ी बूटी ने हमारी बेटी को ठीक कर दिया। पिता अचानक गंभीर हो गए और बोले, अम्मा, आंगन में भेड़िए की बदबू आ रही है। वह साधु नहीं भेड़िया था। कुछ समय पहले गांव में भेड़ियों का आतंक फैला था। पिता ने जाल लगाकर भेड़ियों के सरदार को मार दिया था। इसके बाद झुंड टूट गया और गांव के शिकारी ज्यादातर भेड़ियों को मार चुके थे, लेकिन एक बहुत बड़ा बूढ़ा भेड़िया अब भी बचा हुआ था। वह बेहद चालाक और खतरनाक था और किसी को पकड़ में नहीं आता था। पिता इन दिनों लगातार भेड़ियों के पीछे लगे रहते थे, इसलिए उनकी गंध पहचानने की शक्ति तेज थी। लेकिन दादी और मैं कभी भेड़ियों के करीब नहीं गए थे, इसलिए हमें कुछ महसूस नहीं हुआ। दादी बोली, वह भेड़िया कैसे हो सकता है? उसने कपड़े पहन रखे थे, टोपी भी थी और वह बोल भी रहा था। पिता बोले, उसके कपड़े भले ही फटे पुराने थे, लेकिन वह साधु का चोगा लग रहा था। भेड़िए इंसानों की आवाज की नकल कर सकते हैं। फिर पिता बोले, कल मैंने खाई के पास किसी को मदद के लिए चिल्लाते सुना। आवाज के पीछे गया तो वहाँ कोई नहीं था। बर्फ पर इंसानों के नहीं, सिर्फ भेड़िए के पंजों के निशान थे। हमें अब बहुत संभल कर बोलना होगा, कहीं वह हमारी आवाज न सीख ले। मैंने सुना है भेड़िए औरत की रोने की आवाज निकालकर शिकार को फंसाते हैं, लेकिन इंसान की तरह बोलना ये तो और भी डरावना है। अगर वह ऐसा कर सकता है तो वह अब साधारण जानवर नहीं रहा। पिता ने शिकारी कुत्तों दाफेई और पीले कुत्ते को बुलाया। दोनों कुत्ते आंगन में इधर उधर सूंघने लगे। पिता ने पूछा, तुम लोगों ने उस साधु का चेहरा ठीक से देखा था? दादी बोली, नहीं, उसने घास की टोपी पहन रखी थी, चेहरा ढका हुआ था, ऊपर से मोटा चोगा और गले में कपड़ा लपेटा था। कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे कहीं से उठाए हों, बिल्कुल फिट नहीं थे। शायद वह अपना मुंह छिपा रहा था। पिता ने कहा, तुम लोग घर में ही रहो, दरवाजा बंद रखो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। इतना कहकर वह टॉर्च और दोनों कुत्तों को लेकर बाहर चले गए। उस रात खूब बर्फ पड़ी, पूरा गांव सफेद चादर में ढक गया। अगली सुबह पिता बहुत घबराए हुए लौटे। घर में घुसते ही उन्होंने कुछ कपड़े जमीन पर फेंक दिए। रोशनी में उन पर खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। पिता बोले, अम्मा जरा देखो, क्या कल वह साधु यही कपड़े पहने था? फटा हुआ साधु का चोगा, गले का कपड़ा और मोटा कोट। दादी बोली, हाँ हाँ, वही कपड़े थे। दादी ने पूछा, ये कपड़े कहाँ मिले और वह साधु कहाँ है? पिता बोले, पीले कुत्ते ने ये कपड़े जंगल में ढूंढ निकाले। वह साधु गांव ने ही बुलाया था, कहते थे कि वह भेड़िए पकड़ने में माहिर है। हम गांव के प्रधान से उसे लेने जाने की बात भी कर रहे थे, लेकिन लगता है अब वह जिंदा नहीं बचा। इतना कहते ही बड़ा काला कुत्ता मुंह में कुछ दबाए अंदर दौड़ आया और जमीन पर गिरा दिया। वह एक कटा हुआ भेड़िए का सिर था। कटा हुआ हाथ हमारे सामने फेंक दिया गया और कुत्ता भौंकते हुए 2 बार गुर्राया। पापा बोले, ये हाथ उन्हीं कपड़ों के साथ मिला है। आज जो बूढ़ा साधु तुम लोगों ने देखा था, उसकी आस्तीन में यही हाथ छुपा हुआ था। वह जानवर कितना चालाक था, इंसानी हाथ को अपनी आस्तीन में डालकर खुद को इंसान दिखा रहा था। उन्होंने आगे बताया, इस कटे हुए हाथ के सिरे पर साफ भेड़िए के पंजों के निशान हैं। पंजे चमड़ी में धंसे हुए थे और हड्डी तक दिख रही थी। दादी घबरा गई और बोली, हे भगवान, वही जानवर तो कह रहा था कि वह मुझसे शादी करेगा और मुझसे बच्चे पैदा करवाएगा। जब मैंने उसे घर से भगाया तो वह बोला कि वह हमारे पूरे परिवार को खा जाएगा। उस वक्त मुझे अजीब लगा था, अकाल भी नहीं है, फिर इंसान खाने की बात क्यों कर रहा है? पापा ने गुस्से में कहा, वह शादी नहीं करना चाहता था, वह इंसान खाना चाहता था। उसकी नजर मेरी बेटी के जिस्म पर थी और वह बच्चे का स्वाद भी चखना चाहता था। इसी वजह से उसने तुझे जहर से ठीक किया ताकि तू मजबूत हो जाए। उस दरिंदे ने मेरी बेटी को निशाना बनाया है, अब मैं उसकी खाल उतार दूंगा। उसी पल बाहर से जोर की आवाज आई। बड़ा कुत्ता और पीला कुत्ता दोनों दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े और जोर जोर से भौंकने लगे। पापा ने कमर से चाकू निकालते हुए बाहर आवाज लगाई, कौन है? बाहर कौन घूम रहा है? बाहर से आवाज आई, चाचा मैं हूँ। खुशी, पापा ने आपको बुलाया है, बड़ा कुत्ता और पीला कुत्ता लेकर आ जाइए। उस बूढ़े साधु की लाश मिल गई है। पापा बोले, तुम पहले जाओ, मैं खाना खाकर थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ठीक है चाचा, जल्दी आना, कहकर वह चला गया। मैंने डरते हुए कहा, क्या आपको भी लगा कि खुशी की आवाज थोड़ी अजीब थी, जैसे उसकी थी भी और नहीं भी? दादी बोली, हाँ, आवाज सच में कुछ अलग सी लग रही थी। मैंने कहा, पापा अब मेरी तबीयत काफी ठीक है, आप मामा को फोन कर दीजिए और मम्मी को बता दीजिए, कहीं वह चिंता में खुद ही वापस ना आ जाए। पापा बोले, तुम ठीक कहती हो, अभी भेड़िए का खतरा है। मैं मामा को फोन कर दूंगा और कह दूंगा कि मम्मी अकेले ना आए, मैं खुद जाकर उन्हें ले आऊंगा। पहले मुझे गांव के प्रधान के पास जाना होगा। ये भेड़िया इंसान की आवाज निकाल सकता है और इंसान बनकर घूम सकता है, सबको सावधान करना जरूरी है। इतना कहते ही अचानक बिजली चली गई। दादी बोली, इतनी जल्दी बिजली कैसे चली गई? पापा बोले, शायद भारी बर्फ से तार टूट गए होंगे, मुझे बिजली वाले के साथ जाकर लाइन भी देखनी है, तुम लोग सो जाओ, मेरा इंतजार मत करना। यह कहकर पापा बंदूक कंधे पर डालकर दोनों कुत्तों के साथ बाहर निकल गए, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह हांफते हुए वापस आ गए और आंगन का गेट अंदर से बंद कर लिया। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। दादी घबराकर बोली, क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों लौट आए? पापा बोले, बाहर निकलते ही मुझे याद आया कि बूढ़े साधु के कपड़े मिलने वाली बात मैंने किसी को नहीं बताई थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसका जिक्र किया, खुशी ने तुरंत कह दिया कि साधु की लाश मिल गई है। ये बहुत अजीब था। मुझे शक हुआ तो मैंने टॉर्च से बाहर बर्फ देखी, वहाँ इंसान के नहीं भेड़िए के पंजों के निशान थे। अभी जो बाहर था वह खुशी नहीं, भेड़िया था। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दादी बोली, इसका मतलब है कि उसने हमें निशाना बना लिया है। मैं डरते हुए बोली, पापा क्या हम यहाँ से चले जाएं, शहर भाग जाएं? पापा ने सिर हिलाया, नहीं बेटी, भेड़िए से भागकर नहीं बचा जा सकता, वह हर कीमत पर हमारा रास्ता रोकेगा। ऊपर से इतनी बर्फ है कि न कोई गाड़ी आ सकती है न जा सकती है। अगर रास्ते में उसने हमला कर दिया तो हम बच नहीं पाएंगे। मेरा चेहरा उतर गया। पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, डर मत, जब तक मैं जिंदा हूँ वह हमें नहीं खा पाएगा। पूरे गांव में मुझसे बेहतर शिकारी कोई नहीं है। पापा फिर से तैयार हुए और बाहर जाते हुए बोले, पीला कुत्ता तुम्हारे पास रहेगा, मैं बड़े कुत्ते को साथ ले जा रहा हूँ। मैं लौटते वक्त दरवाजा 3 बार खटखटाऊंगा, 2 हल्की और एक जोर की दस्तक, तभी खोलना। पापा के जाने के बाद दादी ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, फिर टॉर्च लेकर पूरे आंगन में पीले कुत्ते के साथ चक्कर लगाया। पीला कुत्ता आगे पीछे घूमता रहा जैसे हमारी रखवाली कर रहा हो। इसी दौरान गांव के लाउडस्पीकर से पापा की आवाज गूंजी। साफ था कि वह प्रधान के घर पहुंच चुके थे। पापा की आवाज गूंजी, सभी गांव वाले ध्यान दें, गांव में एक भेड़िया इंसान बनकर घूम रहा है। वह इंसानों की आवाज की नकल कर सकता है, बच्चों और बुजुर्गों का खास
खास ध्यान रखें, किसी की भी आवाज सुनकर दरवाजा न खोले, चाहे वह कितना ही अपना क्यों न लगे। पापा ने लाउड स्पीकर में कहा था कि जब तक पूरी तरह साफ न हो जाए तब तक कोई भी दरवाजा न खोले, लेकिन शायद बात बहुत अजीब थी, इसलिए कुछ लोगों ने उसे मजाक समझ लिया। पड़ोसी वांग लावू ने तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। उसने 2-3 जवान शिकारी बुला लिए और अपने आंगन में बैठकर बातें करने लगा। मांस भून रहे थे, शराब पी रहे थे और हंस रहे थे। वांग लावू हंसते हुए बोला, ये सब बकवास है। भेड़िया इंसान की तरह रोए दरवाजा खटखटाए, ये तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये कहना कि भेड़िया इंसान की तरह बोल भी सकता है, ये तो सरासर झूठ है। दूसरे बोले, हाँ, एक भेड़िए को ऐसे बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं जैसे कोई राक्षस हो। पता नहीं लोगों को डराने का क्या इरादा है। एक और बोला, अगर सच में भेड़िया होता तो क्या हुआ? जिसने उसका राजा मारा है वह उसी के पास जाएगा, हमने तो नहीं मारा। फिर किसी ने हंसते हुए कहा, सुना है उसकी बेटी बीमार थी, भेड़िए ने उसे ठीक कर दिया। मैंने तो कभी नहीं सुना कि भेड़िया इलाज भी करता है। दूसरा बोला, गांव के बूढ़े कहते हैं कि बूढ़े भेड़िए 100 जड़ी बूटियां पहचानते हैं, कौन सी दवा किस काम की है सब जानते हैं। फिर उनकी बातों का रुख मेरी तरफ आ गया। कोई बोला, वैसे वो लड़की दिखने में बुरी नहीं है, ठीक हो गई है तो और भी अच्छी लगती है। दूसरा हंसते हुए बोला, अरे उसे तो बहू बना लेना चाहिए, खुशबू भी अच्छी होगी। तीसरा बोला, बच्चा पैदा करेगी तो सुंदर और होशियार होगा। मैं दीवार के उस पार यह सब सुन रही थी। दादी भी सुन रही थी, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने गुस्से में पानी से भरा एक बड़ा बर्तन उठाया और दीवार के ऊपर से सीधा उन पर उड़ेल दिया। सब एक साथ चिल्ला उठे। दादी बोली, माफ करना, हाथ फिसल गया। उन्हें देखकर थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन मुझे हंसी नहीं आई। उसी पल मुझे समझ आ गया कि वह भेड़िया क्यों कह रहा था कि मुझसे बच्चा चाहिए, क्यों मुझे खाना चाहता है। जरूर इन लोगों की बातें उसने सुन ली थी। दादी ने गंभीर आवाज में कहा, जब तक उस भेड़िए को पकड़ा नहीं जाता हम कपड़े पहनकर ही सोएंगे। रात में पूरी तरह होशियार रहना होगा। भेड़िया बाकी जानवरों जैसा नहीं होता, वह बहुत बदला लेने वाला होता है। अगर उसने धमकी दी है तो वह जरूर कुछ करेगा। मैंने डरते हुए पूछा, दादी वह सबसे पहले कहाँ हमला करेगा? दादी बोली, पता नहीं, बस उम्मीद है कि आज रात ही तुम्हारे पापा उसे मार दें। उन्होंने आगे कहा, जिसने इंसान का मांस चख लिया वह दोबारा जरूर खाता है। मैंने कहा, लेकिन पापा तो बिजली की लाइन देखने गए थे ना। दादी बोली, वह सिर्फ भेड़िए को सुनाने के लिए कहा गया था। बिजली की लाइन देखने में तुम्हारे पापा की जरूरत नहीं। भेड़िए के कान कुत्तों से भी तेज होते हैं। तुम्हारे दादा कहा करते थे कि 10 कोस के भीतर की हर आवाज भेड़िया सुन सकता है। अगर वह चाहे तो घर के अंदर की बातें भी सुन सकता है, इसलिए बिजली जाना भी उसी की चाल है। दादी बोली, अब सो जाओ, हो सकता है आधी रात के बाद कुछ ऐसा हो कि नींद आए ही नहीं। मैंने डर के बावजूद आंखें बंद कर ली, लेकिन जैसे ही आंख लगी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। ताला तो था, लेकिन 2 हल्की और एक जोर वाली दस्तक नहीं थी। मैं और दादी एक साथ उठ बैठे। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी ध्यान गया कि आवाज हमारे घर की नहीं बल्कि वांग लावू के घर की थी। कुछ ही देर में वांग लावू नशे में लड़खड़ाता हुआ दरवाजे तक गया। कौन है मेरे दरवाजे पर? उसने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। अगले ही पल उसकी चीख सुनाई दी, भेड़िया भेड़िया बचाओ बचाओ। उसके आंगन से दिल दहला देने वाली चीखें आने लगी। आवाजें इतनी डरावनी थीं कि समझ ही नहीं आ रहा था कौन चिल्ला रहा है। हवा में खून की गंध फैल गई जो सीधे मेरे नाक में घुस गई। धीरे धीरे चीखें कमजोर पड़ने लगी। फिर सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। पीला कुत्ता डर के मारे बिस्तर के कोने में सिकुड़ गया और कांपने लगा। दादी चुपचाप उठी और मेज कुर्सियां खिसकाकर दरवाजे के पीछे अड़ा दी। मैं रोना चाहती थी, लेकिन दादी ने तुरंत मेरा मुंह ढक लिया। कुछ ही देर में पटाखों जैसी गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। हमारे आंगन और वांग लावू के आंगन में गोलियां इधर उधर चल रही थी। हम पापा को बताना चाहते थे कि भेड़िया वांग लावू के घर में है, लेकिन कोई मौका ही नहीं मिला। गोलीबारी बिखरी हुई थी और जब सुबह हुई भेड़िया तब तक कहीं और भाग चुका था। उस रात के बाद भेड़िया कहीं गायब हो गया, लेकिन वांग लावू के घर और आंगन में 3-4 लाशें पड़ी थीं, खून और मांस में लथपथ। पापा ने उसी रात हमारे घर के गेट के सामने जमी बर्फ के नीचे दर्जन भर लोहे के तेज जाल गाड़ दिए थे। अगर भेड़िया दरवाजा खटखटाने आता तो जरूर फंस जाता। उसके बाद बस भेड़िए की आवाज सुनते ही 2-3 गोलियां चलानी थी ताकि गांव का कोई आदमी गलती से उन जालों पर न चढ़ जाए। जानबूझकर बिजली कटवाई गई थी। पापा ने लाउडस्पीकर पर सबको चेतावनी दी थी कि कोई भी बाहर न निकले और अपने दरवाजे अच्छे से बंद रखे, लेकिन वांग लावू ने जिद की और जानबूझकर उल्टा किया। उसने कुछ लोगों को अपने घर बुलाकर शराब और खाना शुरू कर दिया। जब वांग लावू की चीख सुनाई दी उसी पल गांव के लोग दौड़े, लेकिन मोटे कपड़े और बर्फ से ढकी सड़क की वजह से उन्हें पहुंचने में 5-6 मिनट लग गए और जब वे पहुंचे तब तक सब खत्म हो चुका था। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी, भेड़िया हमारे घर नहीं आया, सीधे वांग लावू के घर क्यों गया? क्या उसे पता चल गया था कि हमारे दरवाजे के सामने जाल लगे हैं? इस बार जो भेड़िया देखा गया वह पहले से भी ज्यादा बड़ा लग रहा था। गांव के मुखिया ने पापा से कहा, आसपास के गांवों में पता करो, कहीं कोई भेड़िया मारने का माहिर शिकारी हो तो पैसे की चिंता मत करना, चाहे जितना लगे उसे गांव में बुलाओ। सब कुछ समेटने के बाद पापा थके हुए घर लौटे। उनके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वे बहुत परेशान हैं। दादी ने धीरे से कहा, क्यों ना कुछ दिनों के लिए हम तुम्हारी बहन के मामा के घर चले जाएं, वहां सुरक्षित रहेंगे। पापा ने गहरी सांस ली और सिर हिला दिया। फिर उन्होंने मामा को फोन लगाया। मैं और दादी सामान बांधने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद पापा वापस आए। उनका चेहरा और भी खराब था। उन्होंने बताया कि मामा ने कहा माँ इंतजार नहीं कर पाई और खुद ही रास्ते में निकल चुकी। पापा घबरा गए। उन्होंने जल्दी से बंदूक उठाई, कुत्ते काले को साथ लिया और निकल पड़े। मैंने डरते हुए पूछा, पापा आप तो कह रहे थे कि हम मामा के घर चलेंगे? पापा बोले, मामा को डर है कि कहीं हम भेड़िए को उनके घर न ले जाएं, इसलिए वे नहीं चाहते कि हम वहां जाएं। उन्होंने सख्ती से कहा, तुम और दादी दरवाजा अच्छे से बंद रखना, दिन में भी बिना देखे दरवाजा मत खोलना, अगर खोलना ही पड़े तो पहले सामने वाले का चेहरा ठीक से देखना। दादी ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम दोनों संभाल लेंगे, पीला कुत्ता भी है, तुम जाओ पहले बहू को ढूंढो। पापा दरवाजे से निकल गए, फिर लौटकर बोले, अगर मैं तुम्हारी माँ को नहीं मिला और वह खुद वापस आ गई तो उसे बाहर ढूंढने मत भेजना, बस घर में ही रोक लेना। मैंने सिर हिलाया, मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। दादी ने मुझे दिलासा दिया, तुम्हारी माँ अच्छे नसीब वाली है, दिल की बहुत साफ है, उसे कुछ नहीं होगा। दोपहर गुजर गई, पापा और माँ नहीं लौटे। शाम हुई, फिर रात भी। जितना समय बीत रहा था उतना ही मेरा डर बढ़ता जा रहा था। 8-9 बजे दादी थक कर सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात के करीब मुझे लगा जैसे माँ की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक कर उठ बैठी। सच में दरवाजा खटखटाया जा रहा था। मैं खुशी में बिना सोचे जैकेट पहनकर बाहर की ओर भागी। टॉर्च तक नहीं ली, बाहर से आवाज आई, तितली जल्दी दरवाजा खोलो, बहुत ठंड लग रही है। रास्ते में गाड़ी बर्फ में फंस गई थी। निकलते निकलते अंधेरा हो गया। तुम्हारे पापा भी मुझे लेने नहीं आए। आवाज बिल्कुल माँ जैसी ही थी, बस ठंड की वजह से बोलने का तरीका थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने पूछा, पापा तो आपको लेने गए थे, आप उनसे नहीं मिली। मैं सोच ही रही थी कि दरवाजा खोलूं या नहीं, तभी पीला कुत्ता मेरे पैंट को दांतों से पकड़कर पीछे खींचने लगा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तभी मुझे पापा की आखिरी बात याद आ गई। मैंने छोटे झरोखे से बाहर झांककर ध्यान से देखा। बर्फ पर माँ की परछाई कुछ अजीब लग रही थी। उसके पीछे एक लंबी सी चीज दिख रही थी, बिल्कुल भेड़िए की पूंछ जैसी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए
कहा, इन दिनों भेड़िया घूम रहा है, मुझे कैसे यकीन हो कि आप सच में मेरी माँ है। बाहर से झुंझलाकर आवाज आई, पागल लड़की, मैं तेरी माँ हूँ, क्या मैं झूठ बोलूंगी? अगर भरोसा नहीं तो मेरा चेहरा देख ले। दरवाजे के बाहर कुछ सरसराहट हुई, फिर माँ का चेहरा झरोखे के पास आ गया। सिर्फ एक नजर देखकर ही मैंने मुंह पर हाथ रख लिया, आंसू फूट पड़े, पूरा शरीर कांपने लगा। चेहरा वाकई मेरी माँ का ही था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी, बाहर की ओर उभरी हुई। उसकी त्वचा इतनी सफेद थी कि वह किसी जिंदा इंसान जैसी लग ही नहीं रही थी। मैं रोते हुए झटके से झरोखे का ढक्कन बंद कर दिया। बाहर से चीख आई, तितली जल्दी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तू मुझे बाहर कैसे बंद कर सकती है? तू ऐसी नालायक बेटी है, मैं भेड़िए से तुझे खिला दूंगी। अगले ही पल वह दरवाजे पर टूट पड़ा। आवाज कभी मेरी माँ जैसी लगती, कभी बिल्कुल नहीं। वह आवाज इतनी अजीब और डरावनी थी जैसे किसी नर्क के दानव की हो। वह पूरी ताकत से हमारे घर का दरवाजा पटकने लगा। डर के मारे मेरे पैरों में जान नहीं बची थी। मैं हिम्मत करके बाहर की ओर 2-3 बार चिल्लाई। पीला कुत्ता मेरे कपड़े को दांतों से पकड़कर मुझे अंदर की ओर खींचने लगा। इसी बीच दादी भी जाग गई। वे चिल्लाती हुई बाहर आई और मुझे आधा पकड़े आधा उठाए घर के अंदर ले जाने लगी। हम जैसे ही बैठक के दरवाजे तक पहुंचे, पश्चिम की कच्ची दीवार से जोर की आवाज आई। ईंटें भरभरा कर गिर पड़ी और दीवार में एक बड़ा सा छेद हो गया। उसी छेद से एक विशाल काला साया कूदकर अंदर आ गया। उसने मेरी माँ के कपड़े पहने हुए थे। उसकी हरी सी चमकती आंखों में लालच और क्रूरता साफ दिख रही थी। वह दांत निकालकर मेरी माँ की आवाज में चिल्लाया, तितली तितली, तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? पीला कुत्ता भौंकता हुआ सीधे उस पर झपटा और भेड़िए से भिड़ गया। मैं और दादी तुरंत बैठक में घुस गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। हम कांपते हुए मेज और अलमारी खिसकाकर दरवाजे के पीछे अड़ा दी। मैं खिड़की की ओर देखने लगी, लेकिन दादी ने मुझे खींचकर पर्दे बंद कर दिए। मत देख, पीला अब नहीं बचेगा, ये भेड़िया बहुत बड़ा है, कद काठी में यह पीले से कई गुना बड़ा है। दादी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर से पीले की दर्दनाक चीख सुनाई दी। फिर मांस और हड्डियां चबाने की आवाज आने लगी। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। दादी ने मुझे कसकर सीने से लगा लिया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। अचानक खिड़की के पर्दे पर चांदनी में एक भयानक भेड़िए का सिर उभर आया। उसने जोर से खिड़की पर टक्कर मारी। धड़ाम की आवाज के साथ कांच टूट गया। भेड़िए का सिर अंदर घुस आया। उसके सफेद नुकीले दांत पर्दा फाड़ते हुए अंदर बढ़ने लगे। वह फिर मेरी माँ की आवाज में बोला, तितली बाहर आजा, आजा ना। आवाज रोने जैसी थी, लेकिन उसकी आंखों में ठंडी जानलेवा चमक थी। मैं और दादी धीरे धीरे पीछे की दीवार तक सिमट गए। मैंने पास पड़ी एक लकड़ी की चौकी उठा ली, हथियार की तरह। दादी ने भी सिलाई वाली बड़ी कैंची कसकर पकड़ ली। कांपती आवाज में दादी ने मुझसे कहा, बेटी जब भेड़िया अंदर आए तो मेरी चिंता मत करना, मौका मिलते ही दरवाजे से बाहर भाग जाना। सुना है भेड़िया पेट भर जाए तो दोबारा नहीं खाता, वह मुझे खा लेगा। तुझे नहीं डर मत। मैं रो पड़ी, नहीं दादी, पहले आप भागना, आपने ही तो मुझे पाला है, इतने सालों से मैंने कुछ भी नहीं देखा, ये मौका मुझे दे दो। दादी डांटते हुए बोली, तू कितनी जिद्दी है। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। ये पापा थे। भेड़िया जैसे ही गोली लगने से कराहा, वह दीवार के टूटे हिस्से से कूद कर भाग गया। मैं पहले से ही तैयार थी, लेकिन जैसे ही पापा ने दरवाजा खोला, मैं खुद को रोक नहीं पाई। पापा की आंखें लाल थी। उनके हाथ में मेरी माँ का सिर और खून से सने कपड़े थे। वे अंदर आते हुए बोले, मैंने पूरे रास्ते में तुम्हें ढूंढा, फिर काले कुत्ते ने सूंघ कर रास्ता दिखाया, हम तुम्हारे मामा के घर तक पहुंचे। ये कहते कहते पापा का गला भराया। वे कई सेकंड तक कुछ बोल नहीं पाए। फिर बोले, आज दिन में जब फोन आया था तब तक भेड़िया तुम्हारी माँ और मामा को खा चुका था। मांस लगभग खत्म हो चुका था, बस ये कपड़े और सिर बचा था। एक शिकारी के लिए सबसे बड़ा अपमान यही होता है, उसके अपनों को मारकर उन्हें खाकर फिर उसी के सामने लाश छोड़ जाना। सिर्फ एक ही रात में पापा के सारे काले बाल सफेद हो गए। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सोती भी थी तो रोते हुए ही जाग जाती थी। उस रात पापा सदमे में बर्फ में बहुत देर तक बैठे रहे। वे गिर पड़े, बुखार में जलने लगे। गांव के मुखिया को पता चला तो वे आए। उन्होंने कहा, ये भेड़िया बहुत खतरनाक है, जिनके पास रिश्तेदार है सब वहाँ चले जाएं। अगर तुम लोग भी कहीं जा सकते हो तो निकल जाओ, मैं तुम्हें खुद छोड़ाऊंगा। तितली, तुम्हारी दूर की एक बहन है, वहीं छोड़ देते हैं। मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया, नहीं दादी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब भेड़िया हमारे घर को निशाना बना चुका है, अगर मैं किसी और के घर गई तो वह उन्हें भी खतरे में डाल देगा। इस जानवर ने मेरी माँ को खा लिया। मेरे पापा की हालत भी उसी की वजह से है, हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। दादी ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। हमने तय कर लिया कि अब इस हैवान से आर पार की लड़ाई होगी। इसके बाद मैं और दादी छत के नीचे टंगे सूखे मांस और सूखी सॉसेज अंदर ले आए। उन पर दवा वाला जहर छिड़का और अंगीठी पर रखकर भून दिया। जिस सॉसेज में वह दवा मिली हो उसे खाकर एक बैल भी नहीं बच सकता। फिर भेड़िया तो दूर की बात थी। शाम होने से पहले गांव के मुखिया और शिजी हमारे घर आए। उन्होंने घर के आगे पीछे दीवारों के अंदर बाहर हर जगह जाल और फंदे बिछा दिए। जहर लगी सॉसेज भी बाहर रख दी गई। एहतियात के तौर पर हमने एक भेड़ भी तैयार रखी जिसे वही जहर खिलाया गया था। अगर भेड़िया जल्दी आता तो भेड़ खाकर वहीं मर जाता, अगर देर से आता और भेड़ मर भी जाती तब भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि भेड़िया मरा हुआ मांस भी खा लेता है। ये सब देखकर मुखिया को भी लगा कि इस बार कोई चूक नहीं होगी। रात गहराने लगी। कभी कभी बर्फ से पेड़ों की टहनी टूटने की आवाज आती, वरना पूरा गांव जैसे सुनसान था। हम इंतजार करते रहे, लेकिन आधी रात तक भी भेड़िया नहीं आया। हाँ, जहरीली भेड़ जरूर मर चुकी थी, मुंह से झाग निकालती हुई बर्फ पर पड़ी थी। किसी ने कहा, शायद कल तुम्हारे पापा ने जो गोली मारी थी उसके बाद वह डर गया हो। दादी बोली, वह इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है, अगर आज नहीं आया तो कल जरूर आएगा। आधी रात के बाद दादी मेरे पापा के बिस्तर के पास ही सो गई। मैं खिड़की से आंगन पर नजर रखे हुए थी, लेकिन मेरी आंखें भी भारी होने लगी। नींद और जागने के बीच मुझे दरवाजे की हल्की सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे दादी बाहर गई हो। मैं घबराकर उठी और बाहर झांकने चली गई। मैंने देखा दादी सिर पर कपड़ा बांधे अंगीठी के पास बैठी कोयले चुन रही थी। उनका बैठने का तरीका कुछ अजीब लग रहा था। मैंने कहा, दादी सोने से पहले तो आप बहुत से कोयले अंदर ले आई थी, फिर अब क्यों चुन रही हैं? जल्दी अंदर आ जाइए, कहीं भेड़िया आ गया तो। इतने में अंदर से दादी की आवाज आई, तितली तुम किससे बात कर रही हो? मेरे शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। अगर दादी अंदर है तो बाहर यह कौन है? अंगीठी के पास बैठी दादी ने धीरे से गर्दन घुमाई। उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से लंबा था। उसने मुझे देखकर एक डरावनी मुस्कान दी। भेड़िया आ चुका था। मैं पलटकर पूरी ताकत से भागी। पीछे से सड़े मांस जैसी बदबू मुझ पर टूट पड़ी। मैं दौड़ते हुए छत के नीचे पहुंची, जहरीली सॉसेज की एक पूरी लड़ी खींच ली और घूमकर भेड़िए के खुले मुंह में ठूंस दी। भेड़िए ने उसे निगल तो लिया, लेकिन चालाकी से अगले ही पल सब उगल दिया। मुखिया और शिजी ने आवाज सुनते ही बंदूक उठा ली और गोली चलाई, लेकिन अंधेरा और बर्फ की वजह से साफ दिख नहीं रहा था। उन्हें डर था कि कहीं मुझे न लग जाए, इसलिए गोलियां जमीन पर ही चली गई। भेड़िया घूमकर उन पर झपटा। मुखिया को उसने एक झटके में नोच लिया और वह चीख पड़ा। शिजी उससे भिड़ा, लेकिन कुछ ही पलों में वह भी बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं बार बार जहरीला मांस भेड़िए की ओर फेंक रही थी, लेकिन वह उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। मैं घबराकर लोहे का बड़ा कांटा उठाकर मुखिया और शिजी को बचाने दौड़ी। उसी वक्त दादी ने दरवाजा खोला, मुझे पकड़कर अंदर धक्का दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, दरवाजा बंद रखो बच्ची,
जिंदा रहना। फिर दादी लोहे का कांटा हाथ में लेकर धीरे धीरे भेड़िए की ओर बढ़ी। भेड़िया मुखिया को जमीन पर दबाए उसकी गर्दन काटने ही वाला था कि दादी ने पूरी ताकत से कांटा उसके शरीर में दे मारा। भेड़िया तड़प उठा और खून से सने दांत निकालकर दादी पर झपटा। एक ही वार में उसने दादी को जमीन पर गिरा दिया। जब पिछली रात भेड़िए ने खिड़की तोड़ी थी तब दादी ने तुरंत लोहार बुलाकर खिड़की पर लोहे की छड़ें लगवा दी थी। मैं अंदर से हथौड़ा लेकर उन छड़ों को तोड़ने लगी, लेकिन पूरी ताकत लगाने पर भी वे बस थोड़ी सी मुड़ी, टूटी नहीं। मैं बेबस होकर देखती रही। भेड़िया मेरी दादी को धीरे धीरे खाता रहा। दादी की चीखें पहले तेज थी, फिर कमजोर होती चली गई और अंत में पूरी तरह खामोश हो गई। मेरे चेहरे पर आंसू और पसीना बह रहा था। मैं मुड़ी हुई लोहे की छड़ों को पकड़कर रोती रही, लेकिन आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। भेड़िया पेट भर चुका था। उसने मुझे एक बार देखा। उसकी आंखों में क्रूरता और जीत की चमक थी। फिर वह दीवार फांद कर भागा, लेकिन कूदते ही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और पूरा शरीर ऐंठने लगा। मैंने मुड़कर अंदर देखा। जहां 2 बोतलें दवा रखी थी वहां अब सिर्फ खाली बोतलें पड़ी थी। तभी मुझे सब समझ आ गया। भेड़िया पका हुआ मांस नहीं, जिंदा इंसान का मांस ज्यादा पसंद करता था। भेड़ और सॉसेज उसने इसलिए नहीं खाए। मेरी दादी ने यह सब पहले ही समझ लिया था। मेरी दादी इस दुनिया की सबसे समझदार इंसान थी, सबसे बहादुर इंसान। उन्होंने अपनी जान देकर हमारे पूरे गांव को बचा लिया। उसके बाद हमारे गांव में फिर कभी कोई भेड़िया नहीं आया। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करें।